हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया से। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप जो बायोलॉजी में सिलेबस है क्लास 11th का जो है वो क्या क्या है और हमें किस क्या क्या पढ़ना है, कौन कितनी यूनिटें हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वाली वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उसका सिलेबस जो है वो क्या है। तो देखिए, पहला जो है पहली यूनिट जो स्टार्ट होती है उसका नाम है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत कितने हैं, 4 जो चैप्टर आपके दे रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं? पहली बात तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी पृथ्वी पे विभिन्नताएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, जो विभिन्नताएं हैं जीवों की, वो है उससे संबंधित इसमें जो है 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला है लिविंग बर्ड। पहले पार्ट में हम देखेंगे तो पहले पार्ट जो पहली यूनिट का जो पहला पार्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि लिविंग बर्ड का मतलब जो जीवित जो संसार है या संसार में जो भी जीवित प्राणी है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा वाला जो चैप्टर है उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी जीवन इस संसार में है किसी जीव के रूप में, उनको हम किस किस वर्ग में या किस क्लास और उनका जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से करते हैं, और ये भी देखेंगे किस किसने किया था और क्या क्या उनने अपनी जो भी सिद्धांत दिए, किसी ने जो भी अपनी परिकल्पना जो कुछ भी दिया उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है उसमें यही है कि जो जीव दे रखे हैं, जिस पृथ्वी पर जो जीव हैं वो किस समूह में किस तरीके से बांटे हैं, उनका जो किस आधार पे उन्हें बांटा गया है, उनके क्या आधार रहे थे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है प्लांट किंगडम। उसके बाद हम स्पष्ट पढ़ेंगे कि जो प्लांट होता है, जो वर्गीकरण के बाद जो हमें किंगडम मिला, जैसे 5 किंगडमों में जो चीजें आर.एच. विटेकर के अनुसार हमने 5 में जो है किंगडम में जीवों को बांट दिया, जिसमें से जो आपका चौथा नंबर का जो प्लांट किंगडम जो है वो चौथे नंबर में होगा। उसमें हम देखेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो किस तरीके कितने प्रकार के होते हैं, या जो प्लांट है उसको हम क्या उसकी जो है लक्षण होते हैं जब हम किसी जीव को प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। जो प्लांटी किंगडम है उसके अंतर्गत किस गुण के आधार पर हम उसको पेड़ के जो है पादप के रूप में हम उसको उस किंगडम में प्लांटी किंगडम में उसको हम रखेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पे इनके जो प्रकार किए गए, किस तरीके से इनमें जो भी एवोल्यूशन हुआ उनमें क्या विभिन्नताएं आई, पहले कैसे थे अब कैसे हैं, उसके बारे में हम इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। इसमें पढ़ेंगे हम कि एनिमल किंगडम, वहीं 5वां जो किंगडम है वो क्या है आपका एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम में हमने किस आधार पर जीवों को एनिमल किंगडम में रखा है, वो कितने एनिमल जो किंगडम है उसके जो फायला हैं वो कितने हैं, उनको जो भी है क्या जो भी फाइला है उनके फाइला में जो है किस आधार पे हमने उन फाइला को बांटा है, उसमें किस प्रकार के जो जीव रखे जाते हैं उसके बारे में हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट होती है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, उसके बाद दूसरी जो यूनिट है उसमें है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके से जो सेल्स हैं वो अरेंजमेंट होती हैं, किस तरीके से उनका जो है अगर हम माइक्रोस्कोप से उनका जो स्लाइड वगैरह देखें तो किस तरीके से वो विद्यमान है, जो है किस तरीके से जुड़ी हुई है, या किस तरीके से कौन सी सेल कहाँ या कैसा सेल दिखाई पड़ती है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी चीज, एनिमल और किंगडम में सेल्स जो होती हैं वो भिन्न होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या कौन से टिश्यू अलग अलग होते हैं, कौन सा क्या अलग अलग होता है। उसके बाद देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर दे रखा है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिन पे फूल आते हैं वो प्लांट हमें दिखाई कैसे अलग अलग विभिन्नताएं हैं उनकी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, वो किस तरीके से पड़ते हैं, उनके फूलों का अरेंजमेंट क्या होता है, उनके फलों का अरेंजमेंट क्या होता है, उनके प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसी हिसाब से उनको हम किस फैमिली में रखते हैं, ऐसे इसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी एनाटॉमी कैसी है, एनाटॉमी का मतलब है कि उनका जो स्लाइड बनाएंगे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनमें किस तरीके से विभिन्नताएं होंगी, जैसे कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या अलग विभिन्नताएं होंगी, उनके जो जाइलम फाइलम होंगे या बंडल जो बस्कुलर बंडल होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम
जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है अगला चैप्टर जो होगा तुम्हारा, छठा चैप्टर जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके बाद जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं, और जो ऑर्गेनाइज मतलब जो ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन किस तरीके से बनते हैं टिश्यू से जो है। उसके बाद किस तरीके से इसमें जो है सेलें हैं, जो टिश्यू हैं उनके प्रकार क्या हैं, या जो भी जीव है जो एनिमल है वो किस तरीके से बने हुए हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तीसरी जो यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, मतलब जो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो होती है वो क्या होती है, कि इसको जो सेल है उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो हम सेल को किस आधार पर ये नाम देते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी जीव की। उसके बाद जो सेल है उसमें पहले तो पढ़ेंगे हम सेल जो होती हैं वो प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल कैसी होती है, या जो भी तुम्हारे पास बैक्टीरिया उनमें सेलों में अंतर होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी करेंगे प्राप्त। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें कि जो सेल साइकिल जैसे इसमें ये भी देखा है कि आपको कि जो सेल है उसके ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, या सेल दिखने में हमें कैसी दिखाई पड़ती है, सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है। ऐसा हम सेल का मतलब पूरा जो है पूरा इतिहास सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि सेल कैसी होती है, क्या नहीं होता, सब कुछ। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जो जीव हैं उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, खासकर अब कहा जाए तो सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कोशिकाएं हैं वो किस तरीके से निर्माण, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, या जो सेल साइकिल होती है वो किस तरीके से चलती है, सेल डिवीजन होता है वो किस तरीके का होता है, इसमें कौन सा होता है, मियोसिस, माइटोसिस। उसके बाद फिर उनके भी जो है स्टेज दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी। जो चौथी यूनिट है वो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो प्लांट है उसकी जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से हैं, जैसे प्लांट किस तरीके से जो है अपनी जीवन में जो क्रियाएं हैं वो किस तरीके से करता है, जो उसका फिजिकल जो है वो किस तरीके से किस चीज पे डिपेंड करता है, उसमें क्या क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है। अगला चैप्टर है फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, के मतलब जो प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन सी क्रैब साइकिल वगैरह जो है साइकिल इसमें चलती है, कौन से कैसे कैसे इसमें जो है रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्लांट होते हैं वो किसके कारण ग्रोथ करते हैं या डेवलप होते हैं, ये हम पता करेंगे किस हार्मोन्स के कारण, जो हार्मोन्स वगैरह या केमिकल जो भी जो प्लांट में केमिकल सीक्रेट होते हैं या केमिकल बनते हैं जिसको हार्मोन्स के रूप में या फिर हम लेटेक्स वगैरह है उसके रूप में हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, कि प्लांट में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चीज उत्तरदायी होती है। तो उसमें क्या है हमारे पास ज्यादा देखें तो क्या है हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए फिफ्थ जो यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो है किस तरीके से जो ऑर्गन है वो किस तरीके से कैसा ढांचा है, किस तरीके से विद्यमान है, किस तरीके से काम करते हैं वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहला जो चैप्टर है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, हम किस तरीके से जो एनिमल होते हैं, एनिमल खासकर हम भी किस में आते हैं, एनिमल में ही आते हैं, तो हम किस तरीके से ऑक्सीजन जो है किस तरीके से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से छोड़ते हैं, या ब्रीथिंग जिसको कह देते हैं। तो एक्सचेंजेस ऑफ गैस, किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, श्वसन जो कह देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें क्या है कि जो बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो ब्लड के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, लिम्फ के रूप में जो है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है पूरे शरीर में, किस तरीके से घूमता है, कौन सा ऑर्गन उसके लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा ऑर्गन उसको इस चीज के लिए प्रेरित करता है, या किस कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है ऑर्गन की, और किस किस तरीके के ये फ्लूइड होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगले चैप्टर है तुम्हारा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमारे अंदर के कौन कौन से एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस बनते हैं और वो किस तरीके से या किस ऑर्गन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं वो किस
के द्वारा जाते हैं या कौन सा जो आपका टिश्यू या ऑर्गन जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जाता है। दूसरी बात, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो किसके कारण होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो मूवमेंट कराती है, लोकोमोशन कराती है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल है, जो हमारा कह सकते हो जो माइंड है, वो किससे बना, मिलके बना है, न्यूरॉन से। ठीक है, तो जो न्यूरॉन है वो बहुत एक सिस्टम बनाते हैं जिसको न्यूरल कहते थे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से हमारे शरीर पे कंट्रोल स्थापित करता है, किस तरीके से उसको जो बैलेंस है उसका वो बना के रखता है, या कोऑर्डिनेशन जिसको करता है कि मतलब किस तरीके से चलना है, किस तरीके से कमांड देता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन मतलब वो भी कमांड करते हैं हमारे ऊपर, या हमारे ऊपर जो है हमारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो जिसमें हार्मोन्स, एंजाइम वगैरह जो होते हैं वो हैं आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखते हैं, जैसे मूंछों का उगना, ठीक है, या प्यूबर्टी टाइम में जो भी आप में परिवर्तन आया है, या इमरजेंसी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस समय कुछ जो है कोऑर्डिनेशन बैठता है, तो उसमें कौन मदद करता है, हमारा केमिकल करते हैं। तो वो कौन से केमिकल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इंटीग्रेट वो किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका पूरा जो है 11th क्लास का जो बायो का जो है सिलेबस, वो ये है। हम बारी बारी से लेक्चर वाइज इसको कंप्लीट कराएंगे, जितना हो सके उतना सरल से सरल आप तक इस चीज़ को जितना हो सके उतना सरल से सरल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, और आगे जब भी भविष्य में कोई भी गोल जो टारगेट सेट किया है उसको क्या करें, आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगर आपको इस जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित कोई भी सब्जेक्ट वो जो होता है क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। उससे जो भी परेशानी है वो हम आपकी सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। धन्यवाद।